मैं हूँ आपका दोस्त क्रिस्टोफर दारूवाला। वैसे जब मैं ये बॉल बाउंस करता हूँ, ये ऊपर नीचे क्यों जाता है, लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं जाता? और जब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, then why do we write from left to right, और उर्दू में from right to left? और जब सूरज तो ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में डूबता है, नॉर्थ में क्यों नहीं राइज कर सकता और साउथ में क्यों नहीं डूबे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे, ये डायरेक्शन के चक्कर में ना मैं ही अपने सवालों में कंफ्यूज होते जा रहा हूँ। देखते हैं शिवम अपने सवालों से दीपिका को कैसे कंफ्यूज कर रहा है। दीपिका, क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। कौन सा प्रश्न? प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? हाँ, पूछो ना। पूछा ना। किसका उत्तर? प्रश्न का। कौन सा प्रश्न? प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? अरे भाई, उत्तर दिशा, नॉर्थ। इतना भी नहीं जानती? वेरी फनी। आपको वो जोक अच्छा लगा? मुझे तो कुछ मजा नहीं आया। वैसे बुरे जोक पे जब हम फ्राउन करते हैं तो हम लगभग 45 फेशियल मसल्स को एक्टिव करते हैं, और जब अच्छे जोक पे हम स्माइल करते हैं तो हम लगभग 17 फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। हमारे हर एक्टिविटी, हर एक्शन में अब फिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बेकार से जोक का हमारे साइंस के प्रोग्राम से क्या मतलब है ये तो कंपास है, दिशा दिखाने वाली चुंबकीय सुई। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कभी सोचा है कि सुई को कैसे पता चलता है कि पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ कौन सा है? अरे इसलिए क्योंकि ये मैग्नेटिक है, चुंबकीय है। लेकिन चुंबक तो लोहे को खींचते हैं, आयन को ही तो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट। एक मिनट, जरा कंपास देना ना। वापस तो दोगी? पक्का दूंगी। तो मैं ये सोच रही थी कि लोहे को अट्रैक्ट करने वाला ये कंपास दिशा कैसे पढ़ पाता है? भाई, हमें तो सूरज बताता है पृथ्वी का ईस्ट का वेस्ट, लेकिन इस कंपास को कौन बताता है पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ? कैसे पता चलता है इस कंपास को कि नॉर्थ और साउथ कहाँ है? अरे पहले मुझे याद करते हो, जब आती हो तो घबरा जाते हो। एक्चुअली केटू, हमारा डाउट थोड़ा अर्जेंट है। हमें ये पता करना है कि लोहे को अट्रैक्ट करने वाला एक कंपास दिशा कैसे पढ़ पाता है। जवाब बहुत सिंपल है, छुपा है नीलो नीचे, जमीन के अंदर। सच्ची? सच्ची, लेकिन हम इस जवाब को ढूंढेंगे कैसे? दिमाग से। ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड लॉजिक, यही तो है साइंस के 3 गोल्डन रूल। अच्छा, अभी बताओ, तुम लोगों को इतना तो पता है कि मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करता है? हाँ। ये देखो, लेकिन क्या मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? नहीं। अरे नहीं। अरे बाप रे, अगर मैं कहूँ कि तुम दोनों सही हो। देखो, मैग्नेट में होता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता और साउथ भी अट्रैक्ट नहीं करता। अब समझ में आया। ऑपोजिट यानी विपरीत पोल्स में होता है अट्रैक्शन, और एक जैसे 2 पोल्स में होता है रिपल्शन। बिल्कुल सही। अब देखो, तुम्हारे कंपास से लगी सुई भी एक मैग्नेट है। अब आते हैं तुम्हारे सवाल पर कि इसे नॉर्थ साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट कौन करता है। जवाब छुपा है नीलो नीचे, जमीन के अंदर। तो आप देखिए, मैं चलती हूँ, बाय। पृथ्वी के अंदर उसके बीचों बीच उसकी कोर में है आयन और निकल। कोर बहुत गर्म है। इस जबरदस्त गर्मी के कारण ये दोनों मेटल्स पिघले रहते हैं। ये लगातार गर्म होकर ऊपर उठते हैं, फिर ठंडे होते हैं और नीचे आ जाते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी के लगातार रोटेशन से बिजली के करंट पैदा होते हैं। ये बिजली इस गर्मा गर्म मैग्मा को मैग्नेटिक बना देती है, मानो हमारी पृथ्वी के बीच में एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट हो, जिसके किसी भी दूसरे मैग्नेट की तरह 2 पोल या ध्रुव हो। अब कंपास की सुई भी एक मैग्नेट है। विपरीत पोल्स के आकर्षण के नियम पर इस सुई का साउथ पोल
पृथ्वी के नॉर्थ पोल से आकर्षित होता है और नॉर्थ पोल पृथ्वी के साउथ पोल को ढूंढ निकालता है। मजेदार बात तो ये है कि हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ है साउथ में और मैग्नेटिक साउथ है नॉर्थ में। ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स का भी कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि कैसे एक कंपास पृथ्वी का नॉर्थ और साउथ ढूंढ निकालता है, और ये भी कि मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ दूसरे मैग्नेट को भी अपने ऑपोजिट पोल से। क्या आप जानते हैं हर एक मैग्नेट लोहा ही होता है, लेकिन हर लोहा मैग्नेट नहीं। जहाँ क्यूरियोसिटी वहाँ है सवाल, और ये सवाल हमें ले जाती है साइंस की दुनिया में। अब ये देखिए, एक स्ट्रॉ, बलून और वायर। ये बना ना होममेड टर्की। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स अभी भी बाकी है। अरे ये मैग्नेट चिपक रही है, इनको तो दूर रखना अच्छा है। और मुझे लगता है आप भी टीवी से चिपक के बैठे हो, है ना? कम से कम 5 फुट की दूरी पे बैठना चाहिए, नहीं तो चश्मे लग जाएंगे। लेकिन जाएगा नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। EduSat, a satellite dedicated to the cause of education. The multi-utility EduSat allows multimedia distance education network for educational institutes in each region. A multimedia distance education network has a teacher end interactive terminals and receive-only terminals. The network is used for conducting live virtual classroom, providing access to databases and data broadcasting. Also, this network enables sharing of best resources by rural educational institutes. Undoubtedly, EduSat offers a very effective means to carry quality education resources, bridging the divide between rural and urban areas. ओहो, मैं तो तंग हो गया। मैं पिछले 10 मिनट से दोनों आँख खोल के इन दोनों पेन टिप्स को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं होता मुझसे। याद आया, जब हम नीडल को थ्रेड करते हैं तो हम एक आँख बंद करके थ्रेड करते हैं ना। समथिंग टू डू विद द साइंस ऑफ विजन, आंखों की साइंस। अरे अरे अरे, ये तो गिर गया। मैग्नेट है मेरे पास, उससे मैं ढूंढ निकालूंगा। नहीं मिल रहा मुझे। अब तो दीपिका और शिवम की मदद लेनी ही पड़ेगी। मेरी दो अच्छा मेरे एरिया में। हाँ तो खबरदार, होशियार। चलो मिस्टर मेंढक। तो देखा आपने, मैग्नेट की मदद से हम कितने मजेदार गेम्स खेल सकते हैं। तो आप भी खेलिए और अपनी इमेजिनेशन से नए गेम्स भी बनाइए। फिलहाल तो हम ये पता करते हैं कि कौन से मेटल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कौन से नहीं। फिशिंग रॉड में लगा है एक मैग्नेट और फिशेज में लोहे के छल्ले। बस इस मैग्नेटिक फिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। लोहे की ही तरह कुछ और मेटल्स जैसे निकल और कोबाल्ट भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, लेकिन हर मेटल पर मैग्नेट का प्रभाव नहीं। खुद देख लीजिए, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स पर मैग्नेट का कोई असर नहीं, वो नॉन मैग्नेटिक हैं। मजा आया ना? खेलते खेलते हमें ये पता चल गया कौन से मेटल्स मैग्नेटिक हैं और कौन से नहीं। मेरा सोना ढूंढने का सपना भी चूर-चूर हो गया। शिवम,
तुम्हें अपना सपना सच करने के लिए अभी और बहुत साइंस सीखनी होगी। पर फिलहाल हमें सिर्फ ये याद रखना है कि मैग्नेट सिर्फ उसी चीज को खींचते हैं जो मैग्नेटिक होती है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैग्नेट में ऐसी कौन सी खास बात है कि वो लोहे को अपनी ओर खींचते हैं। और लोहे में ऐसी क्या बात होती है कि वो मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं? साइंस में हर बात का कोई ना कोई कारण तो होता ही है। तो चलो इसका भी कारण पता लगा ले। ये रही लोहे की एक सुई। इसमें करोड़ों मैग्नेट्स हैं और इमेजिन करें कि उन्होंने अपने अपने ग्रुप या डोमेन्स बना लिए हैं, बिल्कुल किसी प्लेग्राउंड की तरह, सब इधर उधर जिसका मन चाहे जिधर। लेकिन टीचर के ऑर्डर पर सब एक डिसिप्लिन तरीके से लाइन अप हो जाते हैं। इसी तरह जब आयन के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया जाता है तो ये डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घूम जाते हैं। अब सबके नॉर्थ पोल एक तरफ और साउथ पोल दूसरी तरफ। अब ये साधारण आयन का टुकड़ा बन चुका है एक मैग्नेट। हर डोमेन अपने आप में एक पूरा मैग्नेट है। हेलो केचू। हाय। अरे ये आप क्या कर रही है? तुम लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे मैग्नेट की कंपनी में एक मामूली सी सुई भी मैग्नेट बन जाए। देखो ऑलरेडी मैग्नेटाइज हो गई। काश शिवम भी मेरी कंपनी में रहकर चाहे कुछ ही देर के लिए मेरी तरह बन जाता। थैंक गॉड मुझ में आयन नहीं है, वरना मैं इस जैसा। बाप रे बाप। दीपिका, शिवम कहते हैं उसकी बॉडी में आयन नहीं है। तुम जवाब में कुछ नहीं कहना चाहोगे? ऑफ कोर्स शिवम, आर यू श्योर तुम्हारी बॉडी में आयरन नहीं है? पुअर बॉय। अच्छा मजाक छोड़े और सोचो, हम सब में आयन है। हाँ, आयरन हमारे खून का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो फिर तो हमारे खून को भी मैग्नेट की तरफ खींचना चाहिए ना? अगर मैं तुम्हारा सवाल ठीक समझ रही हूँ तो तुम दोनों ये कहना चाह रहे हो कि हमारी बॉडी में जो आयन है उसे मैग्नेट से अट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब कि अगर ये मैग्नेट मैं इधर रख देती हूँ तो यहाँ का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। हाँ, बड़ा बुद्धू सवाल था क्या? बुद्धू सवाल तो सिर्फ एक होता है ना, जो पूछा नहीं जाता। चल हमारे खून में आयन है और ये हम सब जानते हैं, तभी तो हेल्दी रहने के लिए आयन रिच डाइट लेते हैं। लेकिन खून में आयन के एटम्स अकेले रहते हैं, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का एक हिस्सा बनकर। इसीलिए हमारे खून में आयन होते हुए भी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर मैग्नेट का कोई असर नहीं पड़ता। भाई प्लेटो की यही तो स्पेशलिटी है, वो इतनी अच्छी तरह से समझाती है कि हमें पता ही नहीं चलता हम कब इतना कुछ सीख गए। अब वो हमें सामान देके गई है इस चैलेंज के साथ कि हम इस सामान से अपने लिए कंपास बनाए, एक ऐसा कंपास जो हमें दिशा दिखाए। तो लगाते हैं थोड़ा दिमाग और देखते हैं हम अपने लिए कंपास कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सुई को एक बार मैग्नेट से स्ट्रोक करके बनाते हैं एक मैग्नेट। अब बर्तन में पानी पर फ्रीली फ्लोट करेगा ये थर्मोकॉल का टुकड़ा। मैग्नेटाइज सुई को अब रख देते हैं इस थर्मोकॉल पर। अब देखिए कमाल, बन गया ना कंपास। एक नोक है नॉर्थ और दूसरी साउथ पोल की तरफ, बिल्कुल कंपास की तरह। सदियों से दिशा ढूंढने में कंपास ही यूज होते आ रहे हैं। कोलंबस ने भी कंपास ही यूज किया था। भारत की खोज में वो पश्चिम दिशा में बढ़े, तब भी कंपास ने दिशा सही बताई थी। वो बात दूसरी है कि उन्हें रास्ते में मिल गया अमेरिका। ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम अपना दिमाग लगाएं, साइंस को खेलें, समझें और अप्लाई करें। आप भी मानते हैं ना कि जो बात हम अपनी आँखों से ना देखें वो हमें कम समझ में आती है। मानते हैं ना आप? इसीलिए तो हम दोनों को एक आइडिया आया है। आइडिया ये है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमें मैग्नेट का फील्ड दिखाई दे जाए, लेकिन उसके लिए लगेगा थोड़ा सामान जिसे हम ढूंढ ढांड कर ले ही आएंगे। दीपिका और शिवम गए अपना सामान कलेक्ट करने के लिए और मैं कलेक्ट करके ले आया हूँ आपके लिए एक एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट। बेकिंग पाउडर, विनेगर एंड सम डिश वॉशिंग लिक्विड, तीनों को मिला दीजिए। एन इरप्टिंग वॉल्केनो। जब तक ये इरप्शन बंद नहीं होता
आप लीजिए एक छोटा सा। है ना चमत्कार? इस चमत्कार पर ये किताब। प्रकाशक विज्ञान प्रसार। ऐसी कितनी ही पुस्तकें वैज्ञानिकों की जीवनियां, हमारा सौर मंडल, अंतरिक्ष के रहस्य, पर्यावरण, स्वास्थ्य और बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने वाली कितनी ही किताबें। रेडियो धारावाहिक और उनके सीडी, वीडियो फिल्में और सीडी रोम, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग किट, हैम रेडियो, विपनेट और देशव्यापी विज्ञान क्लबों का जाल। ये कहां से आ टपका? डियर क्रिस्टोफर, पर ये तो ब्लैंक शीट है। लगता है कोई सीक्रेट मैसेज होगा। लेट्स डिकोड इट। ऐसा ही होता है। साइंस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग इनविजिबल ट्रूथ, जैसे दीपिका और शिवम कर रहे हैं। हमारा मिशन है मैग्नेटिज्म के इनविजिबल फील्ड को देखना, और उसे पूरा करने के लिए हम लाए हैं ये सामान। तो सबसे पहले हम इस ऑयल को स्पीकर में डाल देंगे। फिर ये आयरन फाइलिंग इसमें, लगता है इसमें थोड़ा और ऑयल डालना पड़ेगा। अब इसे अच्छी तरह मिला दें और अब चेक करते हैं अपना आइडिया। मैग्नेटिक फील्ड में आने से हर आयन फाइलिंग भी बन गई है एक चुंबक। देखते हैं अनलाइक पोल्स के बीच लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड होता है 3 डायमेंशनल, मैग्नेट के चारों तरफ। ये लाइंस ऑफ फोर्स ना तो कभी एक दूसरे को काटती है, ना ही छूती है। अब लाइट पोल्स के बीच का रिपल्शन साफ नजर आ रहा है। जितने पास लाइंस ऑफ फोर्स उतना ताकतवर है मैग्नेट, जितने दूर उतना कमजोर। मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास सबसे ज्यादा होता है। मैग्नेटिक पोल्स कभी अकेले नहीं मिलते। चुंबक को कितने भी टुकड़ों में छूना छोड़ दिया जाए, उसमें हमेशा दोनों पोल्स होंगे। हॉर्सशू मैग्नेट ताकतवर होते हैं, कारण उनका आकार पोल्स इतने पास कि उनका बल ज्यादा होता है। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड फैला तो हुआ है 6000 किलोमीटर के घेरे में, लेकिन है बहुत कमजोर। इनफैक्ट अगर हम आयन के भी बने हो तो भी पृथ्वी की ग्रेविटी ही हमें जमीन पर रोक के रखेगी, उसका मैग्नेटिज्म नहीं। अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार, एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट। भाई माइग्रेटिंग बर्ड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही बर्ड्स जो सर्दियों के मौसम में गर्म जगहों पर पहुंच जाती हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये माइग्रेटिंग बर्ड्स हर साल उसी देश, उसी जगह, यहाँ तक कि उसी पेड़ पर जाकर बैठती हैं, जो कि हजारों मीलों दूर होते हैं। कैसे? इस अजूबे में भी छुपा है मैग्नेटिज्म। माइग्रेशन प्रकृति का एक ऐसा अजूबा है जिसे समझने में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हैं। अब समझ में आने लगा है कि माइग्रेशन के पीछे छिपा है मैग्नेटिज्म। पक्षियों में एक विशेष क्षमता है, वो पृथ्वी के मैग्नेटिज्म को पहचान सकते हैं।
मतलब ये कि माइग्रेशन के रूट पर वो पहाड़ियों, नदियों, समुन्दरों और पेड़ पौधों को तो देख ही सकती हैं, साथ में पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को भी पहचान कर अपनी मंजिल ढूंढ निकालती हैं। सोचकर लगता है कि मैप रीडिंग में हमसे कहीं आगे हैं ये पंछी। इतना सा होगा इन पक्षियों का ब्रेन, लेकिन पहुंचा देता है इन्हें हजारों मीलों दूर। अगर आगे से आपको कोई बर्ड ब्रेन कहे तो उसे थैंक यू बोलकर ये फैक्ट जरूर बताइएगा। वैसे मानना तो पड़ेगा ह्यूमन ब्रेन को ही। हमने न सिर्फ दुनिया के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है, बल्कि अपने लिए बहुत ढेर सारी चीजें भी बना ली हैं। अब मैग्नेट से कितनी चीजें बनती है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब हमें पता चला तो हम तो हैरान रह गए। फ्रिज के ऊपर लगे स्टिकर से लेकर दरवाजे की घंटी, कंप्यूटर्स, कार के इंजन, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स और टेप रिकॉर्डर्स, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन सेट और सेल फोन में भी मैग्नेट्स हैं। ऑडियो और वीडियो टेप्स में भी वो मैग्नेट्स ही हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। प्लास्टिक मनी, जिनकी पहचान ही होती है उनकी मैग्नेटिक स्ट्रिप से। मैग्नेट की दुनिया कमाल की है। जितनी कमाल की उतनी ही बड़ी भी। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हमने आज बात नहीं की, जैसे मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के रिश्ते की बात, या मैग्नेटिज्म और हीट के रिश्ते की बात। बात की बात तो ये है कि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ फैक्ट पता करने में कुछ अलग ही मजा है। हमें आपके पत्रों में ढेर सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और हम उसके जवाब ढूंढ रहे केटू के साथ। तो ओवर टू केटू। हाय अगेन एंड थैंक यू फॉर राइटिंग। अब वक्त है आपके सवालों की पोटली खोलने का। आप लोगों ने हमसे पूछा है कि रात को जानवरों की आंखें लाइट पड़ने पर क्यों चमकती हैं? तो इसका जवाब छुपा है उनके आंखों के स्ट्रक्चर पर। खुद ही देखिए। जानवरों की आंखें चमकती हैं, मानो आंखें नहीं जलती हुई टॉर्चेस हों। लेकिन ये लाइट आंखों की नहीं, ये तो आंखों पर पड़ने वाली रोशनी है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। इस साइंटिफिक फैक्ट का कारण है जानवरों की आंख का स्ट्रक्चर। उनके रेटिना के नीचे होती है एक क्रिस्टलाइन पर्स जो लाइट को वापस फेंकती है। इस पर्स की मदद से वो बहुत कम लाइट में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। ये क्रिस्टलाइन पर्स रात को एक्टिव रहने वाले जानवरों में, मतलब नॉक्टर्नल एनिमल्स में बड़े काम की है। देखते हैं मेरी फ्रॉगी की आंख चमकती है या नहीं। पर वो है कहाँ? अरे ये लाइट पे चली गई। फ्रॉगी, फ्रॉगी, तू कहाँ है रे? फ्रॉगी, फ्रॉगी, ओह तू तो वहाँ है और तेरी आंखें भी नहीं चमकती। तू वहाँ क्यों देख रहा है? ओ फ्रॉगी, तू तो बग पकड़ने के चक्कर में है। जब तक ये इसे पकड़े हम देखते हैं हमारा पिक पिक क्या बता रहा है। कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, इस हरी हरी शैवाल के पास, यानी काई, यानी एल्गाई। मैं तुम्हें ये ब्रेड बताने। फफून वाली ब्रेड ना, फफून अर्थात फंगस, फंगी, ये भी वही है। क्या वही है? जीवाणु, माइक्रोब, हमारी तरह ये भी जीवित है। जीवित है, पर ये चलते फिरते तो दिखते नहीं। पर ये बढ़ते हुए तो दिखते हैं ना। तुम्हारे इस बेड पर सफेद रंग की फफूंद कल तक और बढ़ जाएगी। शैवाल अभी यहाँ तक है तो कल वहाँ तक पहुँच जाएगी। इनका बढ़ना ही इनके जीवित होने का प्रमाण है। सजीव है ये जीवाणु। और भी जीवाणु होते हैं क्या? हाँ, बैक्टीरिया या कीटाणु, वायरस या विषाणु और प्रोटोजोआ या प्रजीवक भी अन्य जीवाणु हैं। क्या ये जीवाणु हमें नुकसान पहुंचाते हैं? इनमें विषाणु अर्थात वायरस सबसे ज्यादा घातक है। बाप रे, और कीटाणु? अरे ये तो तुम्हारे पनीर और दही बनाने के काम भी आते हैं। और प्रजीवक? प्रजीवक यानी प्रोटोजोआ भी एक कोशीय प्राणी है। ये मलेरिया रोग का कारण बनते हैं। बाप रे, जीवाणु इतना छोटा है और खतरा इतना बड़ा। इन जीवाणुओं से हमें कोई लाभ भी होता है क्या? बहुत लाभ होते हैं।
खाद्य पदार्थ बनाने में, उपयोगी रसायन बनाने में, पानी शुद्ध करने में और कार्बनिक कूड़ों को नष्ट करने में इनका उपयोग होता है। हाँ, जीवाणु जीवन सृष्टि की सबसे छोटी मिसाल है, फिर भी देखो ये करता कितने कमाल हैं। इसलिए जीवाणु छुपे रुस्तम हैं। जाने का वक्त हो गया है। आपने आज इस प्रोग्राम में जो कुछ भी देखा उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, send right to us at ऐसा ही होता है 3183 जेकू इसरो स्टैक कैंपस, अम्बाबाड़ी विस्तार पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। ईमेल ah3@ssc.isro.gov.in। आपके ढेर सारे पत्रों के लिए धन्यवाद। आप हमें ऐसे ही लिखते रहिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। ओ फ्रॉगी, बम तो भाग गया।